गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स नर्सिंग यूनिवर्स। जैसे कि आप सब ने देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट ईयर के नर्सिंग फाउंडेशन की सेकंड ईयर यूनिट, जो कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन है। ठीक है, तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, व्हाट इज़ प्रोफेशन, characteristics of profession in nursing, lateral meaning of nursing, definition of nursing, qualities of a nurse, principles of nursing and role of nurse. नर्सिंग फाउंडेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जैसा कि आपको पता ही है। फर्स्ट वन इज़ नर्सिंग, सेकंड वन इज़ फाउंडेशन। सबसे पहले हम नर्सिंग की मीनिंग देखेंगे। नर्सिंग जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से नट्रिक्स, विच मीन्स टू नरिश। ओके, और जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन की मीनिंग होती है नींव। अगर हम कोई भी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं तो उसकी जो नींव होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे ही नर्सिंग में जब हम नर्सिंग की एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जो नर्सिंग फाउंडेशन है, जो नींव है नर्सिंग की, उसके कंसेप्ट हमें बहुत ही क्लियर होने चाहिए, तभी जो हमारी नर्सिंग की जो बिल्डिंग है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग खड़ी रहेगी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन विद मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर डिवोटेड टू द ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। प्रोफेशन है और जो प्रोफेशन है वो दोनों सेम है, या फिर जो प्रोफेशन है उसमें ऑक्यूपेशन आता है या ऑक्यूपेशन में प्रोफेशन आता है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जो दिहाड़ीदार होते हैं, जो सुबह दिन भर कमाते हैं और रात को खाते हैं पैसे लेके, तो वो उनका एक ऑक्यूपेशन होता है। ऑक्यूपेशन विद प्रोफेशन ये चीज़ अलग आती है। देर आर सो मैनी ऑक्यूपेशंस एज सेम एज देर आर सो मैनी प्रोफेशंस। ठीक है, ऑक्यूपेशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया लेबर वाला, और जो प्रोफेशन का एग्जाम्पल है उसमें आते हैं डॉक्टर्स, आते हैं इंजीनियर, आते हैं टीचर्स, आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन नर्सिंग, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, सेकंड वन गुड बॉडी नॉलेज, थर्ड वन सर्विस ओरिएंटेशन, आफ्टर दैट ऑनगोइंग रिसर्च, उसके बाद आता है कोड ऑफ एथिक्स, ऑटोनॉमी एंड लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जो प्रोफेशनल नर्स होती है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, मीन्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाहे वो एजुकेशन बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो एजुकेशन एमएससी नर्सिंग हो, या फिर जीएनएम है, या फिर पोस्ट बेसिक है, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए। सेकंड वन हमने देखा था बॉडी नॉलेज। बॉडी नॉलेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक नर्स के लिए, जब वो केयर प्रोवाइड कर रही है एज अ नर्स इन हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी एरिया में, जो भी अपना काम कर रही है या केयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से अपने पेशेंट के सामने बिहेव करना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड वन है सर्विस ओरिएंटेशन। जो सर्विस ओरिएंटेशन वाला करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफ्रेंशिएट करता है एक नर्सिंग प्रोफेशन को दूसरे किसी प्रोफेशन से। मान लो एक इंजीनियर है, उसका काम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसका काम है बस अपना गाड़ी वगैरह ठीक करना। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा नहीं कर रहा है। जो नर्स होती है वो ह्यूमैनिटी सर्व करती है। नर्सिंग जो है वो हर किसी के साथ डील करती है, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कम्युनिटी है, हर कहीं पे वो सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है ऑनगोइंग रिसर्च। नर्सेज जो होती है उनको एक रिसर्च करते रहना चाहिए। रिसर्च मीनिंग री मतलब अगेन एंड सर्च मतलब फाइंडिंग। उसको नए नए नॉलेज की तलाश में रहना चाहिए कि हमें किस तरीके से मैं
अपने नॉलेज को बेटर कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं अपने पेशेंट को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, या फिर किस तरीके से मैं अपने पेशेंट को बेटर हेल्थ के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ। ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स में हमें इंटीग्रिटी चाहिए होती है सभी मेंबर्स की। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड चेंज होती है वैसे वैसे कोड ऑफ एथिक्स भी चेंज होते हैं, और कोड ऑफ एथिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अब इसके बाद आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स राइट ऑफ अ पर्सन। उसके बाद आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नर्सिंग में हमारे पास बहुत सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, लाइक ANA, ICN और TNI। AN मीन्स अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, ICN मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग एंड TNI मीन्स ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट नर्सिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी जान लेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड वी कैन से दैट मदर ऑफ नर्सिंग। शी वाज बोर्न इन 12th of May 1820 and this day is celebrated as a International Nurse Day। उनको द लेडी विद लैम्प भी कहा जाता था, क्योंकि जब वो रात को अपने पेशेंट को चेक करने जाती थी, उनके पास उनको देखने जाती थी, तो वो एक लैम्प लेके जाते थे और उन्होंने उनका नाम रखा था द लेडी विद लैम्प। ठीक है, और वो सबसे पहली नर्स थी। फाइन। अब हम देखेंगे लिटरल मीनिंग ऑफ नर्सिंग। लिटरल मीनिंग है, इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है N फॉर नोवेलिटी, U फॉर यूज़फुलनेस, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, S फॉर सिंसियर, E फॉर एम्पैथेटिक एटीट्यूड। नेक्स्ट जो है हम नर्सिंग की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि ICN ने दी हुई है। ICN मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग। Nursing is the unique function of nurse to assist the individual in the performance of those activities contributing to the health or its recovery that he would perform unaided if he had necessary knowledge, will, and to do in such a way is help him to gain independence rapidly as possible। नर्सिंग जो है वो किसी भी नर्स का एक यूनिक फंक्शन है। इसमें जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड करती है एक पेशेंट को या इंडिविजुअल को, चाहे वो सिक है चाहे वो वेल है। सिक मीन जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसे केयर प्रोवाइड करती है, और वेल मीन उसको हेल्थ एजुकेशन दे के वो अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है उसको एडवाइस प्रोवाइड करती है। और जब पेशेंट नर्स जो होती है वो उसके पास अगर अच्छा नॉलेज होता है और विल होती है तो वो किसी पेशेंट की इतनी हेल्प कर सकती है कि वो उसको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सके रैपिडली एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं हम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्स। प्रोफेशनल नर्स जो होती है वो एक नर्सिंग का प्रोफेशन चूज़ करती है तो वो ऑनेस्ट होनी चाहिए पेशेंट के लिए और अपने लिए। ठीक है। दूसरा आता है केयरिंग नेचर। केयरिंग नेचर मीन्स जो नर्स होती है वो डील करती है सिक और इंजर्ड पेशेंट के साथ, और जो स्ट्रेस पेशेंट होते हैं, मान लो कोई साइकाइट्रिक पेशेंट होते हैं, तो नर्स को ऐसा शो करना चाहिए कि वो केयर कर रही है। शो के उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो केयर कर रही है पेशेंट की। और उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नर्सिंग को जो है वो हमेशा एक सल्यूशन के साथ तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे वो पेशेंट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो डॉक्टर के साथ काम करना हो, चाहे वो कम्युनिटी में काम करना हो। तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फटाफट से कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन दे सके। और उसके बाद आता है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। फाइंडिंग सेंस ऑफ ह्यूमर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज़ मोर देन डिफ़िकल्ट देन सिचुएशन। ठीक है। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट जो नर्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाती है तो वो बहुत ही गुड क्वालिटी की नर्स कहलाती है। उसके बाद आता है लॉयल्टी। जो नर्सिंग होती है उसको अपने प्रोफेशन और अपने पेशेंट के टुवर्ड
लॉयल होना चाहिए। उसको कोई भी पेशेंट के अफेयर जो होते हैं वो हॉस्पिटल के आउटसाइड डिस्कस नहीं करने चाहिए। मान लो आपके पास कोई HIV का पेशेंट है, तो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, हमने वो बाहर डिस्कस नहीं करनी होती है। और उसके बाद आता है सॉलिड स्टेमिना। सॉलिड स्टेमिना में नर्स को जो है उसको बहुत सी चीज़ें उठानी पड़ती है, कैरी करनी पड़ती है, बहुत से काम करने पड़ते हैं, पेशेंट को लिफ्टिंग करनी पड़ती है, पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है। तो नर्सिंग को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि वो अपने कामों को अच्छे से मेंटेन रखे। उसके बाद आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन हर एक फील्ड में बहुत ही नेसेसरी होता है, और गुड कम्युनिकेटर वही होता है जो अपनी बातों को अच्छे से रखता है, दूसरों की बातों को अच्छे से सुनता है। और नर्स को जो है वो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व करनी होती है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है। और वो बोलते हैं ना कि आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है, या फिर आधी बीमारी तो तभी ख़त्म हो जाती है जब कोई हमारे साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। और उसके बाद आता है अडेप्टिबिलिटी। नर्स को जो है वो ईज़िली अडेप्ट होना चाहिए किसी भी एनवायरनमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्स जो है वो उसकी कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जैसा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें अडेप्ट होना पड़ता है। उसके बाद आता है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स जब नर्सिंग हॉस्पिटल में नर्स जो है वो हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे बहुत से ट्रॉमास होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेथ हो गई, किसी को सीवियर बर्न हो गया, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है बर्न वाले पेशेंट को, तो उनको देखना भी बहुत मुश्किल होता है। या फिर किसी की डेथ हो रही है, किसी के लव वन की डेथ हो रही है, तो वो भी उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो इस टाइम पे जो नर्स है उसको अपने इमोशनल जो इमोशंस होते हैं उन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग। इसमें हमारे पास मेन जो होते हैं वो 6 प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, जिसमें कि हमारे मेनली 6 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले आती है सेफ्टी, सेकंड वन थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, थर्ड वन कंफर्ट, एंड फोर्थ वन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ वन इज़ गुड वर्कमैनशिप क्वालिटी, एंड सिक्स्थ वन इज़ इंडिविजुअलिटी। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सेफ्टी। जब हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो वी हैव टू प्रोटेक्ट क्लाइंट एज वेल एज आवरसेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन और डिजीज़। और जो प्रिंसिपल है वो है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। एज अ नर्स जब हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे हमें उनका मैनेज अच्छे से करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एजेंसी ऑफ हॉस्पिटल। देखो 2 टाइप्स के हॉस्पिटल होते हैं, या एक तो हाई फाई हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे तो रिसोर्सेज बहुत से अवेलेबल होते हैं, बट कुछ एक छोटे से हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ पे पुअर पेशेंट्स होते हैं। हम पेशेंट को कंपल नहीं कर सकते कि आप ये लाओ वो लाओ। अगर वहाँ पे एक पेयर ऑफ ग्लव्स है और प्रोसीजर में 2 पेयर लगने हैं तो हम वहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे एक ही पेयर यूज़ कर सकते हैं ग्लव्स का। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 2 ही पेयर यूज़ करने हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है हमारे पास वो है गुड वर्कमैनशिप क्वालिटी। एक नर्स के पास गुड वर्कमैनशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसको पूरी टीम को साथ में लेके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले में ही काम कर रही है, ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब नर्स जो है वो एज अ हेल्थ केयर वर्कर काम कर रही है, उसे डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन की भी नीड होती है, उसे पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी ज़रूरत होती है। तो एक गुड नर्स को अपने अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, फाइन। लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मीन्स हमने हर एक इंडिविजुअल को कंसीडर करना है,
हमने हर एक पेशेंट की नीड को देखना है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हमने सबकी हेल्प इक्वली करनी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमने ध्यान में रखना है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रोल ऑफ अ नर्स। रोल ऑफ नर्स को याद करने का आपको मैं आसान सा तरीका बताती हूँ। जैसे मैंने क्वालिटीज़ डिस्कस करी थी, वैसे वैसे हम रोल्स भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनको इंटर रिलेट करके चलना। फाइन। इसमें मैं थोड़े से रोल्स बताऊंगी। वैसे तो नर्सेज के रोल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसमें मैं जो मेजर रोल है वही डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है केयर गिवर। नर्स जो होती है वो हॉस्पिटल में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, हर टाइप की केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिसीजन मेकर। नर्स जो होती है उनको बहुत से डिसीजन लेने होते हैं, तो एक गुड नर्स क्या करती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करती है ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके जो कि पेशेंट के फेवर में हो। फाइन। कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग नर्सिंग। नर्सेस को जो है वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन वो करनी होती है, डॉक्टर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी होती है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, और कम्युनिटी एरिया में जाना होता है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो नर्सेस को गुड कम्युनिकेटर बनना चाहिए। उसके बाद है टीचर या एजुकेटर। नर्सिंग जो होती है वो एज अ टीचर भी काम करती है। वो नर्सिंग स्टूडेंट्स को टीच करती है और उनको नॉलेज प्रोवाइड करती है, या फिर कम्युनिटी में या फिर ग्रुप में जाके हेल्थ एजुकेशन देती है, तो वो एज अ टीचर भी काम करती है। उसके बाद है रिसर्चर। रिसर्चिंग मीन्स सर्चिंग न्यू थिंग्स और नॉलेज। नर्स को जो है वो एक गुड रिसर्चर होना चाहिए, उसे नए नए नॉलेज की तलाश में रहना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। उसके बाद है प्रोटेक्टर और एडवोकेटर। नर्स जो होती है वो क्लाइंट को प्रोटेक्ट करती है, और वो एज अ एडवोकेटर भी काम करती है, क्योंकि वो पेशेंट की हर एक प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर से डिस्कस करती है, और उसका सल्यूशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करती है। फाइन। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजर। नर्स जो होती है वो एज अ मैनेजर काम करती है। वो सिर्फ क्लाइंट की ही एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं करती, बल्कि वो हेल्थ केयर टीम को भी मैनेज करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करती है। वो कम्युनिटी एरिया में जाके वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। तो हम कह सकते हैं कि नर्स जो होती है वो मैनेजर भी होती है। नेक्स्ट वन इज़ काउंसलर। Counseling means providing clear information regarding any disease condition or any problem. नर्स जो होती है वो एज अ काउंसलर भी काम करती है। वो पेशेंट और फैमिली को काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई डिज़ीज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जेनेटिक से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में